नमस्कार मित्रों, इन दिनों हम लोग भूले बिसरे लोगों, अपने भूले बिसरे महानायकों के भूले बिसरे आवास और उनकी जन्मस्थलियों की चर्चा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जब भी सामग्री को देखते हैं, जब भी थोड़ा सा ताक झांक करते हैं अपने अतीत में, अपने आसपास, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिल जाती हैं जिनके बारे में बहुत कुछ सोचने का मन करता है। मित्रों, अभी रेवाड़ी के पास एक गांव है गुड़ियानी गांव में उस शख्स की हवेली है जो शख्स जीवन में अल्पायु में चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने इस प्रदेश के नाम को एक ऐसी ऊंचाई दी कि उसे पत्रकारिता का, भारतीय पत्रकारिता, विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता का पुरोधा माना गया, स्वीकार किया गया। और ये भी स्वीकार किया गया कि एक गांव का ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति कैसे जाकर कलकत्ता जैसे महानगर में या लाहौर जैसे महानगर में जाकर अपनी विद्वत्ता की गहरी छाप छोड़ता है। मेरी मुराद है बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी से। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त मेरे पास, मैं उनकी प्रतिमा है मेरी पृष्ठभूमि में, मैं उन्हीं का उल्लेख कर रहा हूँ। तो रेवाड़ी से कुछ दूरी पर मित्रों गांव है गुड़ियानी गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद इतने मेधावी थे कि मैट्रिक की शिक्षा तक आते आते इन्होंने कुछ लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, लेख लिखने शुरू कर दिए। और लिखने पढ़ने से जब वो एक हमारे सबसे बड़े भारतीय इतिहास में एक बड़ा एक चक्कर होता है कि विद्वत्ता जो है उसको जल्दी जल्दी स्थान नहीं मिलता। और हमारे कुछ ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विद्वत्ता जहाँ से पकड़ी, जहाँ से देखी विद्वत्ता, वहीं उसको उठाया और उसको अच्छी जगह पर जाकर प्रस्थापित कर दिया या उसको अच्छी जगह पर जाकर बैठा दिया। तो इनको भी इसी प्रकार से, इसी क्रम में बाबू बाल मुकुंद गुप्त की प्रतिभा से प्रसन्न होकर काशी विद्यापीठ जैसे संस्थान के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय इनको ले गए और काला कांकर, एक उत्तर प्रदेश की एक स्टेट है, एक राज्य है, वहाँ छोड़ आए। वहाँ राजा वहाँ का जो था वो एक समाचार पत्र निकालता था और उसका समाचार पत्र का नाम था हिंदुस्तान नहीं, जो कि आज का एक दैनिक है। और उसके बाद ये यात्रा, जब वहाँ भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ी, फिर कोहिनूर लाहौर में काम किया, उसके बाद कलकत्ता में। उस समय देश के सबसे प्रसिद्ध दो दैनिक थे, एक बंग बंधु था, दूसरा भारत मित्र था। दोनों में संपादक के पद पर इनको नियुक्ति मिली और उस नियुक्ति के दौरान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे दिग्गज से इनका शब्दों को लेकर, कुछ एक शब्दों के अर्थों को लेकर वहाँ पर संवाद भी हुआ, मुकाबला भी हुआ, प्रतिद्वंदिता हुई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को एक अवसर पर स्वयं ये स्वीकार करना पड़ा कि जो अर्थ बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने दिया है वो सही है, जो मैंने दिया था वो संभवतः सही नहीं है। तो मतलब इस स्तर का बात ये थी। अब वो स्तर का आदमी जब वहाँ की महानगर कलकत्ता की ज़िंदगी से उदास होकर, वहाँ की भीड़ भाड़ से जब उसको गांव की याद आती है और लगता है कि स्वास्थ्य ज़्यादा काम करने की वजह से गिरता जा रहा है, तो वो घर की ओर पलटे कि एक बार मैं अपने घर पे पहुंच जाऊं और ऐसा ना हो कि मुझे कुछ हो जाए और मैं अपनी जो माटी है उसकी गंध को तरस जाऊं। इसी बात को लेकर वहाँ कलकत्ता से चुपचाप लौटे। रात दिल्ली में पड़ी, दिल्ली में ही प्राणांत हो गया, हवेली नहीं पहुंच पाए। मित्रों, मैं मूल बात जो करना चाहता हूं कि उस हवेली में स्मारक बनाने की बात आज से लगभग 2 दशक पहले चली थी, लेकिन अभी तक वहाँ कोई स्मारक नहीं बन पाया। हवेली अब भी लावारिस है। वहाँ सिर्फ निवासियों के नाम पर कबूतर हैं और जो वहाँ फड़फड़ाते रहते हैं, सिर्फ वही पूरी की पूरी एक जो सन्नाटा है उस हवेली के आसपास, उसको भंग करते हैं। लेकिन उसमें एक ये भी अच्छी बात यह है कि रेवाड़ी के कुछ एक दीवाने ऐसे हैं जो हर वर्ष, जिनका बाबू बाल मुकुंद गुप्त के, उनके वंश परंपरा से कुछ सीधा संपर्क भी नहीं है, सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि 2 दिन, एक उनके पुण्यतिथि पर, एक जन्म तिथि पर 2 दिन उसी हवेली में जाकर हवन यज्ञ करते हैं और समारोह करवाते हैं।
और उनकी स्मृति को बिल्कुल बनाए हुए हैं। और ये जो स्मृति को बनाए रखने वाला दारोमदार है जो एक उसी संस्थान पर है जिस संस्थान ने अपना नाम भी बाबू बाल मुकुंद गुप्त स्मृति शोध संस्थान रखा हुआ है, और वो लोग इसी काम में लगे रहते हैं। नाम लेने लगूंगा तो कोई नाम छूट जाए तो मुझे तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग दीवानों की तरह लगे रहते हैं। और ऐसे लोगों के बल पर ही हमारी सभ्यता संस्कृति ज़िंदा है। और मित्रों, बात यह है कि वो आवास जहाँ इतने बड़े महान पत्रकार, महान शब्द शिल्पी का जन्म हुआ था और जो उनके नाम पर था, वो हवेली अब तक वीरान है। वहाँ बड़ी आसानी से कोई स्मारक बन सकता था, कोई ऐसा स्मारक जिसमें आकर बाहर से भी पर्यटक भी आ सकते थे, शोधार्थी आ सकते थे, और वो आकर बाबू बाल मुकुंद गुप्त द्वारा अल्पायु में ही की गई अद्वितीय कृतियों, तैयार की गई अद्वितीय कृतियों का अनुशीलन भी कर सकते थे, उन पर शोध कर सकते थे। बहुत कुछ संभव था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। उम्मीद करनी चाहिए कि फिर से कुछ सरकारी पहलकदमी भी होगी और कुछ गैर सरकारी पहलकदमी भी होगी, और कुछ बड़े शिक्षण जो बड़े संस्थान हैं, प्रकाशन संस्थान, वो भी आगे आएंगे और इस हवेली को भी एक सम्मानजनक, प्रतिष्ठाजनक सम्मान मिलेगा उस हवेली को, उसकी प्रतिष्ठा बहाल होगी। और इसी संदर्भ में मित्रों थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा भगवती चरण वर्मा का। हमने कल भी एक दिन पहले भी जिक्र किया था, एक बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उल्लेख प्रासंगिक है। प्रासंगिक ये है कि कई बार जब बात होती है उस स्थान की, तो मैंने क्योंकि वो स्थान देखा हुआ है जिस स्थान पर भगवती चरण वर्मा रहते थे, उनका उपन्यास चित्रलेखा, बड़े चाव से उन्होंने दीवार पर सीमेंट से, जो बाहर की दीवार थी, 4 दीवारी की लंबी दीवार थी एक, तो बाहर की दीवार पर सीमेंट से बड़े कलात्मक ढंग से चित्रलेखा नाम छपवाया हुआ था अपनी नायिका का, अपनी उस उपन्यास की नायिका का। और मित्रों, जब उसकी उपन्यास की बात करते हैं तो उसमें अनायास ये उसका पात्र है रत्नांबर। आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि उसकी शुरुआत ही रत्नांबर और श्वेतांबर से होती है, तो पूछता है कि वो और गुरुदेव पाप, तो पाप की परिभाषा क्या है। इस बात से ही उस उपन्यास की, उस महान चर्चित उपन्यास की शुरुआत होती है। और रत्नांबर कहता है कि मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, वह कर्ता नहीं है, केवल साधन है। और इसी बात को लेकर ही फिर भगवती चरण वर्मा का चेहरा सामने आता है, भगवती बाबू का। और इतनी मस्ती के साथ उन्होंने ज़िंदगी काटी। और मित्रों, कुछ मानना चाहिए इस बात को लेकर कि ये वो स्थल था, लखनऊ की महानगर कॉलोनी स्थित, महानगर कॉलोनी बोलते हैं उसको, बरसों तक इसकी चर्चा चलेगी, जहाँ पर बाबू भगवती चरण वर्मा का आवास था। और बड़े चाव से उन्होंने नाम रखा था और बाहरी 4 दीवारी पर लिखवाया भी था। और इसके आगे ही थोड़ा सा 300 मीटर आगे एक और मकान है, बाहर लिखा है यशपाल, यानी झूठा सच। यशपाल की एक अनुपम कृति थी झूठा सच, तो एक नाम ये भी लिखा है। और थोड़ा सा आगे और चले जाएं तो बूंद और समुद्र के महान लेखक अमृतलाल नागर का आवास है। और उस वक्त ये पहचान ये थी कि जब किसी को भी किसी जगह उस इलाके में जाना होता था तो वो ऑटो वाले को या टांगे वाले को या टैक्सी वाले को ये कहता था कि मुझे चित्रलेखा से 10 कदम आगे जाना है। चित्रलेखा को लेकर उसके बाद जो 12वां मकान है, मैंने वहाँ जाना है। मतलब ये है कि चित्रलेखा एक प्रकार से दिशा सूचक बन गई थी कहीं भी जाना हो। और तीनों ये जो मित्र थे, तीनों लेखक मित्र उसी मकान में चित्रलेखा के वाले भवन में बैठकर खूब गप्पे उड़ाया करते, खूब ठहाके वहाँ गूंजते। और वो हिंदी साहित्य की बहुत सारी जो विधाएं नई आ रही हैं या नई कृतियां आ रही हैं, उन सब पर वो बहस करते, चलते चलाते सब कुछ वहाँ पर धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए। और वहाँ आकर सभी लोग कुछ दिनों के बाद वर्मा जी से, भगवती चरण वर्मा जी से रिक्वेस्ट करते, प्रार्थना करते कि एक बार कविता अपनी फिर से दीवानों की सुना दीजिए।
मित्रों, पहले भी उसके अंश कुछ आपको सुनाए थे, लेकिन पूरी कविता क्योंकि उसके पढ़े बिना, उसको एक प्रकार से आत्मसात किए बिना बात नहीं बनती, तो उसी कविता को मैं समापन से पूर्व आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास कभी, और आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसी और फिर कुछ रोए, और छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले, और हम मान रहित अपमान रहित, हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर खुलकर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले, हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चुके, मोड़ चले, और अभिशाप उठाकर होठों पर, अभिशाप उठाकर होठों पर वरदान दृगों से छोड़ चले, अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन तोड़ चले, हम दीवानों की क्या हंसी हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धन्यवाद मित्रों।